गुड मॉर्निंग। बैठिए। क्या भारत में रोजगार विहीन समृद्धि है? बेरोजगारी किसको कहते हैं? अनैच्छिक बेरोजगारी बेरोजगारी होती है जो कोई इच्छा से बेरोजगार है, अपने मन से ही। अच्छा, आप कुछ अलग बोले थे क्या? बोले अनैच्छिक बेरोजगारी ही बेरोजगारी। मैंने आपको कुछ नहीं कहा। अच्छा, कोई बात नहीं। फिर भी आपका अच्छा कंट्रोल है विषय। तो अनैच्छिक बेरोजगारी को ही बेरोजगारी कहते हैं, मतलब बिना इच्छा से जो बेरोजगार, अर्थात वो अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है, जो मन से नहीं है। जैसे घर में कई महिलाएं काम करती है, तो उनको आप बेरोजगारी में नहीं शामिल करें, क्योंकि वो अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर रही। जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वो भी नहीं काउंट होंगे जब तक कि वो अपने आप को प्रस्तुत ना कर ले रोजगार के लिए। तो कई बार कुछ सकारात्मक कारक भी होते हैं जिसकी वजह से बेरोजगारी की दर कम आती है या बेरोजगारों की संख्या कम आती है। right? मतलब जैसे कोई कह रहे हैं कि हमें शिक्षा प्राप्त करनी है, रिसर्च करना है, तो वो अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं जॉब के लिए, तो वो नहीं काउंट होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी शामिल करेंगे ही नहीं अपने आप। इसलिए गवर्नमेंट मतलब शिक्षित बेरोजगारी को लेकर थोड़ी मतलब ऐसे रहती है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आगे जाके मतलब डिमांड तो करेंगे, तो उनको ये ध्यान रखना होता है कि फ्यूचर में हम कैसे इससे निपटेंगे। और मतलब बहुत सारे पढ़े लिखे लोग वो अपना जॉब के लिए अप्लाई करते रहते हैं, उनको जॉब नहीं मिलता है, परेशान रहते हैं। जैसे एक छात्र थे यहाँ पर, वो बोले मैं सागर रत्ना में गया, मैं सारे कोचिंग में चला गया यहाँ पर, और मेरे को बताया उन्होंने कि मैं कहाँ कहाँ नहीं गया, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिला। फिर अमित जी को उन्होंने मैसेज किया था कि भैया आपने सहयोग किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद, मैं वहां से लौट गया हूँ, दिल्ली से गांव चला गया। जॉब तो खैर उनको मिल जाता, लेकिन उनकी जो
लेबर मार्केट में एक होता है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आप वेजेज में फ्लेक्सिबल कितने हैं उससे भी एम्प्लॉयमेंट डिसाइड होता है। अब उन्होंने एक मानक बना रखा था कि भाई मेरे को कम से कम इतना मिलना चाहिए, तो उस मानक के हिसाब से मार्केट तो चलते नहीं है। आपने मानक बना लिया उसके हिसाब से तो बाजार चलेंगे नहीं। क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहता है कि अगर वेजेज में फ्लेक्सिबिलिटी हो तो रोजगार का स्तर बढ़ता है। अप डाउन कर लो, मतलब कई बार मतलब अ, सरकारी कानून भी ऐसे होते हैं कि आपको कम से कम इतना तो देना ही पड़ेगा, तो उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। आपको देना तो तब पड़ेगा जब आप किसी को रखोगे, तो आप किसी को रखोगे ही नहीं तो आपको देना नहीं पड़ेगा। तो न्यूनतम मजदूरी के कानून में अगर मजदूरियां ऊपर की तरफ है तो भी लेबर मार्केट क्लियर नहीं होता है और बेरोजगारी बनी रहती है। लेकिन मजदूरियों का बहुत नीचे जाना भी सही नहीं है, मतलब लेबर मार्केट फ्लेक्सिबल होकर मजदूरियां अगर बहुत नीचे जाती है तो लोगों की इनकम कम हो जाती है। इनकम कम होने से फिर वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। वस्तुओं की मांग कम होने से बेरोजगारी फैलती है, क्योंकि लेबर की डिमांड डिराइव्ड डिमांड है। लेबर की डिमांड डायरेक्ट डिमांड नहीं है। डिराइव्ड डिमांड का मतलब होता है कि लेबर की सीधी मांग नहीं होती है, वस्तुओं की मांग होती है। वस्तुओं की मांग से लेबर की मांग होती है। लेबर को डायरेक्ट कोई क्यों मांगेगा, मतलब वस्तु सेवा का उत्पादन नहीं होगा तो लेबर की मांग नहीं होगी। इसलिए वस्तु सेवा की जो डिमांड कम होती है तो वो बेरोजगारी पैदा कर देती है। मैं कल जैसे दृष्टि से निकला तो एक बच्चा मेरे पीछे पीछे आया कि बोले सर मैं हम ये ऐसा क्यों नहीं कर पाते जैसे कि आप इतना ब्रीफ कर देते हो किसी चीज को, कहते हो इसकी एक ही लाइन बन सकती है, ये पूरी की बात हम एक ही लाइन में कह सकते हैं। तो वो कहते हैं कि आप ऐसे जब पढ़ाते हो तो हमें बड़ा वैसा लगता है कि हम क्यों नहीं कर पाते हैं उस चीज को, मतलब जो आप जोड़ते हो या फिर किसी बात को बहुत संक्षेप में भी बोलते हो कई बार, कि जैसे विषमताएं समाज में क्यों है तो आपने एक ही लाइन बोल दी कि उसकी वजह अवसरों की विषमता है। तो वो ऐसे थोड़े से अचंभित से रहते हैं, लेकिन मैंने उनको कहा अभ्यास करो आप। मतलब जिस फिनोमिना को जितनी गहराई से देखोगे उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। उनको बताया, मैंने कहा अवसरों की विषमता, फिर योग्यताओं की विषमता। अगर पर्सन टू पर्सन योग्यता में अंतर है तो विषमता हो जाएगी। मैंने कहा शिक्षा भी विषमता पैदा करती है, क्योंकि अगर कोई अच्छे स्कूल में पढ़ा हुआ है, एक कमजोर स्कूल में या गांव की स्कूल में पढ़ा हुआ है, तो उनमें डिफरेंस आ जाएगा। वो डिफरेंस आगे जाकर एसेट और इनकम के डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो स्टीफेंस वगैरह में पढ़ा हुआ वो चला जाएगा आईआईएम अहमदाबाद या उधर, क्योंकि उसका इंग्लिश स्ट्रांग है, उसका सारा सिस्टम स्ट्रांग है। तो जो गांव का बच्चा है वो पीछे रह जाएगा, गैप आ गया है। तो ये जो डिफरेंसेस आते हैं, इसलिए रामदेव जी कहते हैं कि मेरा सपना है कि सारे बच्चे एक ही स्कूल में पढ़े, मतलब एक ही जैसा स्कूल हो सकता है। आज इसी क्लास में अगर आप कंपेयर करोगे, कोई कहाँ से है कोई कहाँ से है, ये फर्क है। सबका स्कूलिंग डिफरेंट हो सकता है, गाइडेंस डिफरेंट हो सकता है, फैमिली सेटअप डिफरेंट हो सकता है। माता पिता ही आपके भविष्य को काफी सीमा तक तय करते हैं, खास तौर से माँ। अगर माँ इंग्लिश स्पीकिंग है तो बच्चे पे काफी गहरा प्रभाव आता है उसका, वो बच्चा भी अंग्रेजी बोलने लग जाएगा। तो वो, इसलिए मैं कहता हूँ गरीबी माता की कोख से शुरू होती है। गरीबी तो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। Poverty starts from the womb of the mother. वुम्ब ऑफ द मदर से गरीबी शुरू होती का मतलब क्या है? जैसे महिला अगर कमजोर है और
उनको जो प्रेगनेंसी पीरियड में उनका खाने पीने का ध्यान नहीं रखा गया, उनके बहुत सारे हीमोग्लोबिन अन्य चीजें कम है, तो उसका असर बच्चे के विकास पे पड़ेगा। अब वो बच्चा कमजोर पैदा होगा या उसमें कोई दिव्यांगता आ सकती है, कोई मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। जब वो बच्चा पैदा हो गया तो गरीबी के साथ ही पैदा हुआ, क्योंकि जो बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है वो बच्चा आगे क्या विकास करेगा, ना वो पढ़ाई कर सकता है, ना पढ़ाई को सीख सकता है। ऐसे कितने बच्चे भारत में मेंटली रिटार्डेड पैदा होते हैं। तो हमें मतलब किस स्तर पे काम करना चाहिए, तो घूम फिर के बात आ जाती है कि आप महिलाओं के विकास पे ध्यान दें। जो जन्मदाता है, जो आपको पैदा करती है, तो उसको ध्यान में रखना होगा। इसलिए हमारे संस्कृति में महिला का इतना सम्मान, पूजा, देवी और ये सब बातें हैं। तो ऐसे वो ऐसी जो बात सुनते हैं कि गरीबी स्टार्ट्स फ्रॉम द वomb ऑफ द मदर, तो उनको लगता है कि सर क्या बात बोल रहे हैं, ये बात हमें क्यों नहीं समझ आई अभी तक। मैंने कहा एक तो उम्र, अनुभव और पढ़ाई का फर्क है। मैंने कहा मेरी एज भी तो है और मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं। आप तो भी कोचिंग के लिए आए हैं, तो कोचिंग ना थोड़ी बेस होता है पहले से बच्चों का, लेकिन उनको ये लगता है। चलिए वो तो एक अलग बात हुई। तो मैंने आपको जैसे ऐसे लिखा है कि अनैच्छिक बेरोजगारी ही बेरोजगारी है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन देखा जाए तो काफी सारांश वाली लाइन। ऐसी अभिव्यक्तियां ये मेरी नहीं है, मैं मतलब किसी ने बोली, मैंने इसको प्लेस कर दिया है यहाँ पे। मैंने उसे समझा, मतलब समझ के आपके नोट्स में लिख पाया। डिकेंस ने कहा, ये जो लाइन लिखाई थी मैंने, अनैच्छिक बेरोजगारी बेरोजगारी, ये माननीकिंस महोदय का कोटेशन मैंने प्लेस कर दिया है इसमें। आप तो लिखाया मैंने इस तरह से कि मांगने पर भी रोजगार नहीं मिलता तो उसको बेरोजगारी कहते हैं। इस प्रकार अनैच्छिक बेरोजगारी बेरोजगारी है। ये लाइन उनकी थी, किंग्स की, मैंने उसको प्लेस कर दिया। रेगनर नर्कसे को मैंने पढ़ा तो मैंने उसको प्लेस कर दिया छिपी बेरोजगारी में। यूपीएससी आपको पूछेगा कभी कि भारत में छिपी बेरोजगारी का समाधान कैसे किया जा सकता है, तो आपके पास एक ही पॉइंट रहेगा कि नॉन फार्म एक्टिविटीज। बाकी क्या करोगे, और अगर आप ये कहोगे कि जनसंख्या को कम किया जाए, तो आपको और नंबर दे रहा होगा तो नहीं देगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज बता रही हो जो हो ही नहीं सकती भारत में। और उसका मतलब इजियर सेड देन डन, अंग्रेजी में एक लाइन होती है, इजियर सेड देन डन, यानी कहना आसान करना मुश्किल। ऐसा सुझाव दो जो प्रैक्टिकल। तो तो आपको नॉन फार्म एक्टिविटीज का डेवलपमेंट हो और सोशल प्रोजेक्ट्स बने, उनसे कैपिटल फॉर्मेशन होगा, गाँव की उत्पादकता बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, इस तरह से। राइट, तो आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, आपको समझना ज़्यादा होता है और मनन करना होता है, लिखना ज़्यादा नहीं है। इज इंडिया हैविंग जॉबलेस ग्रोथ, ये हमारा अगला हेडिंग है, तो आप लिखिए इसमें। देखिए, आर्थिक उदारीकरण के लागू होने, आर्थिक उदारीकरण के लागू होने, आर्थिक उदारीकरण के लागू होने के बाद भारत जॉबलेस ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ की विरोधाभासी, की विरोधाभासी स्थिति से गुजर रहा है।
भारत में श्रम बल, लेबर फोर्स में बढ़ोतरी श्रम बल में बढ़ोतरी के अनुसार रोजगार के अवसर पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ़ रहे हैं। जिसके कारण बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। इसी संदर्भ में भारत में जॉबलेस ग्रोथ की अभिव्यक्ति जॉबलेस ग्रोथ की अभिव्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जॉबलेस ग्रोथ वर्ड आप लिख तो रहे हो, लेकिन इसका मतलब क्या है वो मैंने दिया है इसमें। जो श्रम बल बढ़ रहा, लेबर फोर्स, उसके हिसाब से रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं। का मतलब क्या, रोजगार बढ़ रहे हैं लेकिन लेबर फोर्स के हिसाब से नहीं बढ़ रहा। तो बेरोजगारों की संख्या पहले की तुलना में ज्यादा होती जा रही है। तो वो ग्रोथ ही क्या हुई जो बेरोजगारी को कम नहीं कर सके। मतलब इस सेंस में ये जॉबलेस ग्रोथ है। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब ऐसा नहीं है कि भारत में जॉब ही नहीं पैदा हो रहा है, लेकिन जो जिस स्पीड से हमारी काम मांगने वालों की संख्या बढ़ रही है, उस स्पीड से ये जॉब्स नहीं बढ़ रहे। और आर्थिक उदारीकरण से इसका गहरा संबंध है, इसलिए हमने वहां से उठाया है इसको। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात से, और ये कोई नई बात नहीं है। मैं तो इसको 2011 में ही करवा चुका ये टॉपिक। मेरे कराने के 2 4 5 साल बाद पूछा है यूपीएससी। मैंने एडवांस में करवा दिया है। और आ गया इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आएगा। ये तो एक सदाबहार टाइप का टॉपिक है इंडिया का। डेटा चेंज हो गया, मतलब पॉइंट्स जो मैं लिखाता था वो बदल जाएंगे इसमें। 2011 के मेरे क्लास नोट्स के पॉइंट्स और ये पॉइंट्स में टोटल चेंज है। वो तो डेटा के हिसाब से नई चीजें आती है तो आप वैसे करते हो, लेकिन मैं 2011 में ही करवा दिया इसको, जो आप अभी पढ़ रहे हो। आगे लिखिए। भारत में जॉबलेस ग्रोथ की स्थिति जॉबलेस ग्रोथ की स्थिति प्रदर्शित करने के लिए निम्न बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट लिखिए।
कि भारत में एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी रोजगार की लोच लगातार कम हो रही है। लगातार कम हो रही है और 0.01 के लगभग शून्य स्तर पर पहुंच गई है। पैराग्राफ चेंज करिए। रोजगार की लोच कोमा लगाइए। ग्रोथ के साथ रोजगार में ग्रोथ के साथ रोजगार में परिवर्तन के संबंध को दिखाती है। इसका सूत्र निम्न प्रकार होता है। इसका सूत्र निम्न प्रकार होता है। इलास्टिसिटी एक इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है इकोनॉमिक्स में, और दो चीजों की जोड़ी होती है। जैसे किसी वस्तु की मांग, उसकी कीमत, इस तरह की जोड़ियां बनती। एक स्वतंत्र चर होता है और एक निर्भर चर होता है। मतलब कोई किसी पर निर्भर करता है, कोई किसी पर निर्भर करता है। आपसे मैं पूछूं कि रोजगार किस पर निर्भर करता है, तो उत्पादन पर निर्भर करता है। उत्पादन के आधार को हटा दोगे तो रोजगार का अस्तित्व नहीं है, फिर रोजगार खत्म हो जाएगा। ये बात तो किसी को भी समझ में आएगी कि उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार कैसे होगा। दूसरा, जब रोजगार उत्पादन पर निर्भर करता है तो कितना निर्भर करता है, ये अगला मुद्दा है। मान लो हम उत्पादन को बदलें, रोजगार कितना बदलेगा, ये रिलेशन भी तो जानना
जरूरी है कि जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना है, ये साहचर्य का जो संबंध है, इसकी डिग्री भी तो मालूम होनी चाहिए। ऐसे तो आपकी सफलता को कई कारक प्रभावित करते हैं यूपीएससी में, लेकिन मेन कारक कौन सा है? आप कितना पढ़ते हो। आप कहते हो कि लिखना भी तो सर एक इम्पोर्टेंट चीज है, सही बात है, लेकिन लिखोगे क्या जब पढ़ाई नहीं है तो? अब पढ़ना, लिखना, बोलना, आपकी व्यक्तित्व है, बहुत सारी चीजें मतलब आपकी सफलता को तय करती है। तो प्रधान भूमिका किसकी है? मतलब वो चीजों को बाहर निकालना होता है, फिर ये देखना होता है कि उनके बीच में क्या कनेक्शन बनते हैं। तो रोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका उत्पादन की है। अब उत्पादन में 10% आपने चेंज किया, तो रोजगार में कितना चेंज हो, उस तरह का सूत्र है ये। जिसके ऊपर प्रभाव को देखोगे वो यहाँ होगा, जिसके संदर्भ में देखोगे वो यहाँ होगा। इसमें जो चेंज करते हो उसके परिणाम स्वरूप इसमें क्या चेंज है। अगर इसमें 10% चेंज होता है जीडीपी में, जिसको आप ग्रोथ भी कह सकते हो, जीडीपी में जो चेंज है उसी को तो ग्रोथ रेट कहते हैं, यानी प्रतिशत में चेंज निकाल लेते हैं। जैसे 2021-22 की ग्रोथ रेट क्या आई भारत की? 21-22 की ग्रोथ रेट्स अभी अवेलेबल है, 22-23 तो खत्म ही नहीं हुआ, तो ग्रोथ कहाँ से आई? क्वार्टरली ग्रोथ की है बस, एनुअल तो नहीं है। 21-22 का ही आंकड़े हैं हमारे पास। तो क्या ग्रोथ रही है भारत की 21-22 में? कोई भी बताओ। फिर भी नहीं नहीं, ग्रोथ पूछ रहे हैं हम आपसे। तो आप इसमें डॉलर में भारत का जीडीपी बता रहे हैं। मैं जीडीपी नहीं पूछ रहा, मैं ग्रोथ रेट पूछ रहा। नहीं पता। 8.7%। जीडीपी की वैल्यू कितनी है हमारे देश की? लगभग हमारे देश का जो उत्पादन है उसकी वैल्यू कितनी है? हम्म। हाँ कह सकते हो। 147 पॉइंट समथिंग, तो 148-147 लाख करोड़ रुपए है। तो आप ये पढ़ते नहीं हो कि क्या चल रहा है इंडिया में? कितने लोग हिंदू या का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हमारी क्लास में? कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है? सब्सक्राइब छोड़ दो, चलो भाई की। जो नहीं पढ़ते हैं वो करो यार, इससे मेरे को नहीं दिख रहा है। जो नहीं पढ़ते हैं वो बात खड़ा ये क्या बात? जब मैंने कहा कितने लोग पढ़ते हैं तब तो सारे हाथ खड़े नहीं हुए। जब कह रहे नहीं पढ़ने वाले करो तो कोई कर ही नहीं रहा है। जो भी आप करते हो उसमें शर्म की कौन सी बात है? मतलब सत्य बोलने से तो विकास ही होता है। मान लीजिए आपको लग रहा है कि मैं सर हमारे बारे में क्या सोचेंगे, मैं हाथ खड़ा कर रहा हूँ, तो ये शर्म ही तो आपको आगे बढ़ा देगी। खैर वो तो आपका व्यक्तिगत मुद्दा, लेकिन आप अखबार पढ़ा करो तो उससे आपको ये सब चीजें पता रहेगी। अचानक से कुछ नहीं हो पाएगा, सडनली जो आप पढ़ोगे तो वो याद नहीं रहेगा। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप याद रखें। द इकोनॉमिस्ट आता है मेरे पास, बहुत अच्छा वो है, मतलब हर 7 दिन का वो रहता है। मैं खुद भी डिप्रेशन में से आ जाता हूँ उसको पढ़ता हूँ जब, क्योंकि मुझे वो याद नहीं रहता जो उसमें आता है। जैसे चाइना की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में बता दिया उन्होंने, तो पढ़ता हूँ सब समझ आता है मुझे कि ये बात कहना चाह रहे हैं। वहाँ पे कोई करप्शन हो गया चाइना में, सेमीकंडक्टर्स में चाइना अपने आप को ज़्यादा समझता है, लेकिन उसकी उतनी सेमीकंडक्टर्स के अंदर
सप्लाई नहीं है, छोटे चिप्स के अंदर ज़्यादा काम करता है, वो इकोनॉमिस्ट में नहीं बता रहता है। लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान रहेगा। ताइवान में पेलोसी गई तो वो मतलब क्या हो गया वहाँ पे, लेकिन उसके आगे पीछे की कई बातें जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो अच्छा लग रहा होता है, लेकिन मेरी इच्छा करती है कि वो मेरे को ध्यान रहे, लेकिन वो रह नहीं पाता है। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारता, मतलब मैं पढ़ता रहता हूँ, वो एडिशंस को बचा के भी रखता हूँ अपने पास कि आगे कभी हम फिर पढ़ सकते हैं उसे। वैसे ताइवान वगैरह को लेकर मेरा क्या इंटरेस्ट है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि नॉलेज की जो डायमेंशन है वो बढ़नी चाहिए। खासतौर से शिक्षण के क्षेत्र में है तो हमें जरूरी होता है, और वैसे भी किसी को पता रहना चाहिए कि कहाँ पर क्या चल रहा है। तो पढ़ते रहो, मतलब कभी तो ध्यान आएगा। तो वो चीज़ है, बार बार वो चीज़ें घूम घूम के आती है तो आपके माइंड में सेटल हो जाता है कि ये चीज़ ऐसे चल रही है, लेकिन आप उसको स्किप करोगे तो वो फिर नहीं आ पाएगा। रोजगार की लोच इंडिया में इतनी डाउन हो गई। अब एक चीज आप इस सूत्र पे देखो कि जैसे मैं ये मान लूं कि ये 10% है, ये कैसे निकलती है वो बताता हूँ आपको। जैसे ये 10% है, नीचे नीचे ये भी 10% हो, ये 1 आ जाएगी। ज्यादा तो इससे ऊपर का तो बहुत मुश्किल रहता है, फिर भी मैं केवल कहने के लिए, आपकी उत्पादन 10 से बड़ी, रोजगार 12% से बढ़ गए तो ये 1.2 आ गया। ये 8 से बढ़े और ये 10%, ये 8%, ये 0.8 आ गया। अब सिचुएशन ये है कि 0.01 आ गया, नहीं, एक तरह से यहाँ 100% आपका प्रोडक्शन बढ़ा और रोजगार 1% ही बढ़ेंगे, तब आपका 0.01 इलास्टिसिटी आएगा। मतलब कम होता जाए, मतलब ये तो एक है, ये ज्यादा है। अब आप नीचे की तरफ जा रहे हो, मतलब 0.8, 0.5, तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 10 होगा। ऐसे करते करते इंडिया की जो इलास्टिसिटी है वो 0.01 ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उत्पादन 100% बढ़ता है तो रोजगार 1% बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, नहीं ये इसमें कोई दिक्कत नहीं कि नहीं बढ़ रहा है, लेकिन कितना बढ़ रहा है मतलब। तो जो ये कनेक्टिविटी है ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के बीच में, वो ब्रेक कर रही है भारत में। इलास्टिसिटी जितनी कम होती जाएगी उतना ही रोजगार का कनेक्शन ग्रोथ के साथ कम होता जाएगा। इनको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। रोजगार की लोच 0.01 के लगभग शून्य स्तर पे चली गई है, जैसे आपको पता लग रहा है। और ये इसकी वैल्यू तभी गिरेगी जब ग्रोथ ज़्यादा होगी और वो कम होगा, क्योंकि आप इनके ऐसे कर रहे हो। तो इलास्टिसिटी गिराने का तरीका क्या होगा, ये ज़्यादा रखोगे, वो कम होगा तो ही नीचे आएगा ना। तो अपने आप ही पता लग रहा है जॉबलेस ग्रोथ का स्तर नीचे ज़्यादा होगा, ऊपर कम होगा तो वैल्यू फॉल करेगी। तो रोबोट्स का यूज करते हो आप, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो अब जैसे मेरी क्लास का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये कैमरा लगा हुआ है, तो ऑनलाइन क्लास में भी काफ़ी सारे बच्चे हैं तो वो इससे पढ़ते हैं। तो इससे हमारे एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ा, मतलब कोई फर्क ही नहीं। 2 स्टाफ है मेरे यहाँ, जबकि हमारी प्रोडक्शन लेवल इसकी वजह से बढ़ती है। चाहे विप्लव सर का क्लास हो, वो रिकॉर्ड होता है, मेरा रिकॉर्ड होता है, हमारे हिस्ट्री वाले सर का क्लास रिकॉर्ड होता है, और उसको लोग ऑनलाइन भी देखते हैं। तो इसमें टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई, बट एम्प्लॉयमेंट कहाँ बढ़ी। पहले भी 2 लोग थे, आज भी 2 लोग हैं। अब बिना आवश्यकता के हम एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करें, मतलब हमें जरूरत नहीं फील हो रही है उस चीज़ की। और वैसे भी हमारे यहाँ कोई वर्क नहीं है, मतलब कोई काम नहीं रहता है मेरे यहाँ। बस इतना ही होता है, जब शुरू में बैच बनते हैं तो बच्चों का फी कलेक्शन, और बाकी कोई आ जाता है तो उसको इंक्वायरी। और यहाँ जो लोग आते हैं उनको ज़्यादा समझाना नहीं होता है, क्योंकि वो पहले से ही सोच के आए हुए होते हैं।
उनको बताना होता है कि भाई ये कोर्स है, तो कोई ज़्यादा काम उस तरह का है नहीं। अब ये जो अपने आप वो हो रही है, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं क्लास में आता हूँ, क्लिक कर देते हैं, रिकॉर्डिंग चालू। उसके बाद जैसे क्लास छोड़ता हूँ, बस उसको कट करते हैं, उसी में अपने आप सेव हो जाता है। उसी वीडियो को वहाँ जाके अपलोड किया करते हैं, तो अपलोड होके फिर ये कंप्रेस होता है, मतलब इसकी साइज छोटी करते हैं एमबी के अंदर, स्टोरेज कम लेता है। कंप्रेस होने में 5-7 मिनट लगते हैं। तो कोई आदमी थोड़ी कंप्रेस कर रहा हो, तो कंप्यूटर कर रहा है। अमित जी थोड़ी इसको कंप्रेस करने वीडियो को, तो कंप्यूटर करते हैं। उनको तो क्लिक करना होता है, अपलोड के लिए भी क्लिक करना, अपने आप अपलोड हो जाता है, चला जाता है। नाम लिखना होता है कि ये टॉपिक है आज का। तो अब इसमें इसी तरह से आप समझ लो कि मैकेनाइजेशन एक टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। आपने ल्यूडाइट्स का नाम सुना होगा, सुना किसी ने? ल्यूडाइट्स, ल्यूडाइट आंदोलन। साइड में लिख लो, इसको कभी काम आ जाएगा। ये वो लोग होते हैं जो उत्पादन में मशीनों का विरोध करते हैं। इंग्लैंड वगैरह में कहीं पहले ऐसा कोई आंदोलन चला था, वहां से ये वर्ड निकला हुआ है, ल्यूडाइट। यूपीएससी का भरोसा नहीं, नहीं। कब पलटी मार जाए, जो हमारे राजस्थान में वजन है कि समय को भरोसा नहीं, कब पलटी मार जाए। मैं वो गाना लगा के रखता हूँ, अभी चांदनी चौक से आ रहा हूँ, गौरी शंकर भगवान के दर्शन कर, अपनी गाड़ी के अंदर ये गाना लगा कि समय को भरोसा नहीं। मैंने कहा भाई रामेश्वर, भगवान की पूजा कर ले, समय को भरोसा नहीं। तो यूपीएससी को भरोसा नहीं, कब पलटी मार जाए। वैकेंसी की पलटी मार जाए और सवालों की पलटी मार ही दी इस बार। इकोनॉमिक्स में ऐसे सवाल पूछे कि बस होश ही उड़ जाए। हम लोग भी वो स्तर अचीव नहीं करते कई बार क्लास में, ईमानदारी की बात है, क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते। उनको ऐसे पढ़ाओ आप, तो पढ़ने वाले नहीं होते। जब सवाल आता है तब हम लोगों को आधार मिलता है कि भाई इतना पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो उनको लगता है इतना क्यों पढ़ा रहे हैं। ये और एक सवाल, फिर पूछेंगे सर आपकी क्लास लगभग कब खत्म हो जाएगी। अरे भाई मैं खड़ा हूँ, सुबह आ रहा हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम कह रहे हो कब खत्म हो जाएगी। तुमसे ज्यादा इंतजार तो मेरे को है। तो इसलिए टीचर क्या करते हैं, फिर स्किप कर जाते हैं। तो अभी ध्यान रखिए कि ये ल्यूडाइट्स एक समूह बन गया है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ चलता है ये। रोबोट्स, मशीनों का प्रयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें जो बेरोजगारी फैलाती है, उसका विरोध करते हैं लोग। ल्यूडाइट्स वो कहलाते हैं जो ये काम करते हैं, विरोध करते हैं तकनीकी। ये पूरा एक आंदोलन जैसा ही चला था औद्योगिकीकरण के आसपास इंग्लैंड के अंदर, वहां से टर्म आ गया ल्यूडाइट्स। अब चूंकि आजकल टेक्नोलॉजी का इश्यू है, वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट भी आया था पिछले दिनों कि तकनीकी विकास से कितने बेरोजगार, हालांकि वो रिपोर्ट कंक्लूड नहीं कर पाई, मैंने पढ़ा उसे। वो फाइनली नहीं कह पाई कि तकनीकी से बेरोजगारी फैलती है या नहीं फैलती। उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल दिए, जैसे अमेरिका में ये एटीएम मशीनें आई, बैंकिंग में टेक्नोलॉजी आई, तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ बेरोजगारी फैलेगी, लेकिन हुआ उल्टा। मतलब एटीएम मशीनों वगैरह से क्या हुआ कि वो बैंकों की उत्पादकता बढ़ी, तो उनके प्रॉफिट बढ़े, उन्होंने ज्यादा ब्रांच खोल लिए, तो और एम्प्लॉयमेंट दे दिया उन्होंने। तो ऐसे उन्होंने कई रिसर्च डाले उसमें, जिनसे ये मतलब वो ये लिख रहे थे कि कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि तकनीकी डेवलपमेंट से बेरोजगारी बढ़ती है, ऐसा कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं।
राइट। तो ये मुद्दा तो रहेगा, आपको आएगा मेंस में कभी, और पीटी में भी पूछ सकते हैं, राइट। तो आप लिख सकते हो कि भाई तकनीकी विकास से बेरोजगारी बढ़ने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि मशीनों का प्रयोग होता है वहाँ पर। इसका एक पक्ष ये है कि अगर बिजनेस फर्म की उत्पादकता बढ़ती है, आज दृष्टि के अंदर इतना ऑनलाइन क्लास दृष्टि में चलता है, तो वहाँ उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, उसके कारण वो ज़्यादा अपना एक्सपांशन कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में। जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय की जो एंट्रेंस टेस्ट, मतलब पूरे सभी के लिए जो आया ना, ये कि एंट्रेंस देने के बाद आपका एडमिशन होगा। हाँ, CUET, ये कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट जो है, तो उसमें भी वो काम कर रहे हैं। काम आदमी कब करेगा? जब उनको सरप्लस है, और आपको पता है कि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपके प्रॉफिट पे टैक्स ज़्यादा लग जाएगा। तो आपको एक्सपेंसेस दिखाने होते हैं। जैसे मान लो मैं जो भी पैसा आता है उसको इन्वेस्ट ना करूं अपने इंस्टीट्यूट में या कहीं, तो ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉफिट में कन्वर्ट होकर मुझे इनकम टैक्स ज़्यादा देना होगा। तो जब मैं सरकार को इतना इनकम टैक्स दूँ तो वाई आई शुड नॉट मेक द इन्वेस्टमेंट, कि भाई अपना ही विस्तार करके मैं दिखा सकूं कि ये खर्चा है मेरा, ताकि मेरी इनकम रिड्यूस हो। तो इसमें दो काम हो जाएंगे कि टैक्स कम देना पड़ेगा, प्लस मेरे बिजनेस का विस्तार भी हो जाएगा। तो बिजनेसमैन इस वजह से भी आगे आगे एक्सपांशन करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा उनको। आप प्रॉफिट शो करोगे तभी लगेगा ना। तो आप नया वेंचर खोल दो, दिखा दो कि हमने ये और काम शुरू कर दिया, हमारा इसमें खर्चा हो गया, हमारा प्रॉफिट बचा ही नहीं, तो वो ये थोड़ी कहेंगे आपने ये काम क्यों किया। वो कहेंगे हमें बढ़ने का अधिकार है, हमने नए ब्रांच खोल लिए हैं। जब वो ब्रांच शैशव अवस्था में होंगे तो वो इनकम दे नहीं पाएंगे, आप खर्च करते रहोगे। तो खर्च कर कर करके वो बच्चों की तरह बड़े हो जाएंगे। जैसे बच्चा होता है तो उस पर आप खर्चा करते हो, तो उस समय इनकम थोड़ी देता है। जब मैच्योर होता है तभी तो इनकम देगा। जब वो इनकम देना लगेगा तो फिर एक इन्वेस्टमेंट, मतलब कंपनियां ऐसे आगे बढ़ती है, ये कारण बन जाता है। तो अब बहुत सारा स्टाफ है वहाँ पे, इतना भर्तियां उन्होंने की हुई है। हाउ टू से कि टेक्नोलॉजी के आने से अनएम्प्लॉयमेंट होता है, हाउ टू से। इसलिए अभी मतलब रिसर्च ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई फाइनल टाइप की चीज नहीं है। मतलब इसको और समय की जरूरत है, मतलब और धीरे धीरे तकनीकी विस्तार होगा फिर, और तब देखेंगे इसको, अभी नहीं मालूम चल पा रहा है। तो हमारे देश में ये जो उदारीकरण से इसकी जो कनेक्शन मैंने बताई, वो ये टेक्नोलॉजी और इन चीजों से लिंक है वो चीज। तो इलास्टिसिटी फॉल कर गई भारत में, ये पहला पॉइंट था। दूसरा लिखिए सेकेंड। देखिए भारत में 15 से 29 वर्ष की आयु समूह में, 15 से 29, 29, 15 to 29 वर्ष की आयु समूह में बेरोजगारी की दर सर्वाधिक है। जो कि 15% है। 15% की बेरोजगारी की दर तो हाई मानी जाएगी। तो हमें से 15 लोग बेरोजगार हैं, तो युवा वो होगी ना, मतलब 15 से 29 वर्ष। अगला पॉइंट देखिए। विश्व बैंक विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2005 से 2012, वर्ष 2005 से 2012 तक की समयावधि में प्रति वर्ष
13 मिलियन 13 मिलियन 13 मिलियन रोजगार के अवसरों 13 मिलियन रोजगार के अवसरों के सृजन की आवश्यकता रही है जबकि इस अवधि में प्रतिवर्ष 3 मिलियन रोजगार के अवसर ही सृजित हो पाए हैं। इस प्रकार इस अवधि में प्रतिवर्ष 10 मिलियन का जॉब डेफिसिट रहा है। और 18 की रिपोर्ट है इनकी, लेकिन डेटा इनके 5 से 12 तक के हैं। हर साल मतलब 3 मिलियन ही रोजगार के अवसर जनरेट हो रहे थे, चाहिए थे 13 मिलियन, तो 10 मिलियन का जॉब डेफिसिट, रोजगार का घाटा। अच्छा वर्ड लगा मुझे तो मैं इसको ले आया वहां से, वर्ल्ड बैंक। अगला बिंदु लिखें कि भारत में कुल रोजगार में स्वरोजगार, चाहे तो इंग्लिश में पीछे लिखिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कोष्टक बंद करिए। स्वरोजगार का स्तर काफी उच्च है। पूर्ण विराम लगाइए। कुल रोजगार में स्वरोजगार की भूमिका 53.5% है। पैराग्राफ बदलिए। स्वरोजगार का उच्च स्तर इस बात का संकेत देता है कि अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर कम हैं। ज्यादा स्वरोजगार वो भी विकासशील राष्ट्रों में, अमेरिका होता तो फिर भी समझ। विकासशील राष्ट्रों में ज्यादा स्वरोजगार का मतलब ये होता है कि आप रोजगार नहीं पैदा कर पा रहे,
लोग मजबूरी में अपना काम कर रहे हैं। जैसे कोई चाय बेच रहा है, कोई मतलब फल का ठेला ठेला लगाए हुए हैं, कोई छड़ी चाय की खोले हुए हैं, कोई कपड़े बेच रहा है, मतलब इस पे मोपेड पे, मतलब बेड शीट वगैरह पीछे बांध के और बेच रहा है। कोई गले में वो कुछ ऐसा डाल के पान लगा रहा है। वो तो काम तो कर ही रहे हैं, वो कोई बेरोजगार थोड़ी कहलाएंगे, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन वो मजबूरी में किया हुआ काम। आदमी भूखा तो मरेगा नहीं ना, और सारे लोग मांग कर खाएंगे ऐसा भी नहीं है। तो उनको अपना काम करना पड़ेगा। तो एक इकोनॉमी में मोर देन 50% एम्प्लॉयमेंट अगर पब्लिक खुद अपने हिसाब से कर रही है, तो इसका मतलब आपका इकोनॉमिक सिस्टम एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहा है। और वो भी उसकी गुणवत्ता देखो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, कि भाई वो किस तरह के ट्रेड्स कर रहे हैं। पेटी ट्रेड्स कहते हैं, जो बहुत कम प्रतिष्ठा वाले होते हैं। तो एक प्रकार का मजबूरी वाला टास्क है। अब वो लड़का यहाँ से चला गया तो क्या करेगा? वो तो जॉब ढूंढ रहा था यहाँ, तो क्या खाली बैठा रहेगा? वो कह रहा था कि मेरी सिस्टर की शादी करनी है हमें। जब उसको कहीं काम नहीं मिलेगा, और घर में भी लोग उसको फिर कहेंगे कि भाई अब आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, कोचिंग भी कर लिया, चार चार अटेम्प्ट भी दे लिए, तो अब आप कुछ तो करोगे। तो उनको कुछ भी करना पड़ेगा। यहाँ कोरोना की पीरियड में मैं देखता था, कोचिंग में जो लोग काम करते थे वो ठेला लगाए हुए थे। मेरे ही अपार्टमेंट के बाहर में एक दिन निकला, मैंने कहा भाई क्या देखा उसको? तो अरे मैंने कहा आप ये सर क्या करें, हमें निकाल दिया वहां से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा, मतलब क्योंकि स्टाफिंग ओवर स्टाफिंग है, तो आप क्या करोगे? हमारे यहाँ जो थे उनको हमने न तो निकाला, और उनको घर बैठे कंप्लीट फुल सैलरी दिया मैंने, विदाउट एनी, जो तारीख को मिलती उसी तारीख पे ही किया। तो मैं इसलिए कर पाया संभवतः है कि मेरे यहाँ स्टाफ ही कम है, और इतना मैं कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ 500 का स्टाफ काम कर रहा है, 200 का स्टाफ काम कर रहा है, वहाँ वो कैसे करेंगे? कुछ को निकाला, कुछ को रखा, किसी को आधा सैलरी दी, यही चला। तो वो बड़ा शर्माया मेरे को देख कर। मुझे भी नहीं पता था, मैंने पूछ लिया भाई ये क्या, घर से आदेश आया हुआ था कि आप ये चीज लेते हुए आना, तो मेरे को दिख गया, मैंने बात। तो वो बेचारा शर्म से वो हो गया। मैंने कहा इसमें कोई बात नहीं भैया, हम भी लगा सकते हैं, हमें भगवान ने बचा लिया, नहीं तो हमें भी ऐसे ही करना पड़ता, तो इसमें दिक्कत क्या है, आप शर्मा क्यों रहे हो इस चीज? फिर बाद में वो पता लगा कि अभी तक वो यही काम कर रहा है। फिर एक दिन मैं इधर से आया तो गली में ऐसे धक्का मार के ले जा रहा है। तो अब आप उनको कहो कि ये स्वरोजगारी है, तो उससे जाके पूछो आपकी स्वरोजगार का चयन आपने अपने मन से किया, या इस समस्या की वजह से किया कि इकोनॉमी में जॉब नहीं थे? जॉब नहीं थे। ठेला चलाने का शौक किसको है जो ऑफिस में काम कर रहा हो? तो ये जो स्वरोजगार आपको नजर आता है, ये कहना बहुत आसान होता है कि सर स्वरोजगार तो बहुत बढ़िया होता है। ऐसे तो मोदी जी ने भी कह दिया था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा आप कहना क्या चाहते हैं? तो आप ये कहना चाहते हैं क्या कि भारत में जॉब नहीं है, और पढ़े लिखे लोगों को अपना काम खुद ढूंढ लेना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हो? तो विश्व बैंक ने उसकी व्याख्या पूछी थी, तो हमें उत्तर देते नहीं बना कि हमने लाइन बोली क्यों? तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उसके पीछे एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है। ये कौन सा मतलब हुआ? स्वरोजगार ही रोजगार है का क्या मतलब? जॉब्स तो आप कहीं के यहाँ किसी के यहाँ काम करोगे तभी होगा ना जॉब। कि खुद काम कर रहे हो इसको जॉब कह रहे हो, तो इसका मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं देना चाहती। तो हाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अच्छा नहीं होता। 20%, 25%, 1/5 चलेगा। लेकिन आप 50% से ज्यादा रोजगार लोग खुद ही कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है? ये बात
इसलिए उसको भी काउंट करवाना पड़ेगा आपको जॉबलेस ग्रोथ समझाने के। पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए इस प्रकार। ये कहा जा सकता है कि भारत में जॉबलेस ग्रोथ है। अगला हेडिंग लगे, भारत में किस प्रकार रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। लिखिए, भारत में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए निम्नलिखित 5 प्रकार के नीतिगत उपायों पर ध्यान दिया जा सकता है। फर्स्ट लिखिए, ऐसी समष्टिगत आर्थिक लिखो, ऐसी समष्टिगत आर्थिक ऐसी समष्टिगत आर्थिक नीतियों को लागू करना, ऐसी समष्टिगत आर्थिक नीतियों को लागू करना जो जीडीपी को त्वरित गति से बढ़ाती हो। मतलब आपका ये पॉइंट हमेशा पहला ही रहना चाहिए, जीडीपी को बढ़ाने की पॉइंट सबसे पहले रहनी चाहिए। आप कहोगे कि सर जॉबलेस ग्रोथ है तो ग्रोथ क्यों करें फिर? तो दृष्टि में एक लड़का, जिसने एक दूसरे लड़के ने कहा कि सर मैंने लिखा है कि पढ़े लिखे किसानों में हरित क्रांति ज्यादा फैली। शिक्षा मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस बता रहा था कि ग्रोथ और विकास में क्या अंतर होता है, किस पे जोर देना चाहिए और ये सब। एक स्टूडेंट बोला मुझे कि सर मतलब ये तो विषमता बढ़ रही है, पढ़े लिखे किसानों के अंदर जा रही है, तो मैंने कहा आप क्या कहना चाहते हो? आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब शिक्षा मैंने कहा योग्यताएं बढ़नी चाहिए, समाज का विकास होना चाहिए, तभी विकास उन तक पहुंचेगा, विषमता कम रहेगी। बोले सर आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पढ़े लिखे किसानों में वो हरित क्रांति ज्यादा फैली, तो अगर हम शिक्षा वगैरह पे ध्यान देंगे तो विषमता बढ़ जाएगी। मैंने कहा वाह क्या बात है, आपने तो अलग ही ढंग की बात रखी है मेरे सामने। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब किसान शिक्षित नहीं होने चाहिए, ये कहना चाह रहे हो क्या? मतलब जो किसान पढ़े लिखे थे वो आगे निकल गए, तो इसका मतलब हमें किसानों की उनकी शिक्षा को कम कर देना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हो? आप ये कहो
अरे बड़ी लाइन को छोटी करने की बात मत करो, छोटी लाइन को बड़ी कर लो। अब पढ़े लिखे किसानों में हरित क्रांति फैली तो इसका मतलब क्या है? मतलब नहीं पढ़ाए लिखाए किसानों को, उनको ज्ञान नहीं दें। ऐसे ऐसे स्टूडेंट बैठे रहते हैं जो सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि जो ये सर बता रहे हैं इसके अलावा क्या हो सकता है। फिर मैंने उनको लंबी चौड़ी कहानी सुनाई, मतलब बहुत सारी बातें बताई, बता के मैंने कहा अब ठीक है। फिर बोलने लगे, तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि आप मुझे तो माफ कर दो, क्योंकि आपको मैं क्या कोई नहीं समझा सकता, इसलिए आगे, आज से आगे क्लास में नहीं बोलोगे। जो आपके सवाल है प्यार से बैठ के हम बातें करेंगे, वहाँ सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप खिंचाव ज़्यादा चाहते हो, वो खिंचाव मैं नहीं करूँगा। इसलिए आज से आपके ऊपर ये बैन लागू होता है कि आप यहाँ सवाल नहीं करोगे। तो मैंने सीधा बैन लगा दिया उस पर, समझना ही नहीं चाह रहे हैं। जो नहीं समझने के लिए बैठे हैं उनको आप क्या कर सकते हो? तो मैंने कहा आपको नहीं दिया जाता है, आप बाहर आके बात करिए, क्योंकि आप खींचते हो टॉपिक को। हमें लगा कि मैंने कहा आपने हमारा आधा घंटा किल कर दिया, आधे घंटे तक मैं समझाता रहा, हमें ये उम्मीद थी कि आप इसमें सहमत हो जाओगे, लेकिन आप तो इसमें भी असहमत जैसे लग रहे हो मुझे। तो मैंने कहा इसमें क्या सवाल रह जाता है? आपके इसे व्यक्तिगत सवाल के लिए क्लास थोड़ी है। जो आप कोई चीज पढ़ रखी है तो इस पे आरोपित कर रहे हो। मैंने कहा बार, आज से आगे बार पूछिए। क्या करें, उनका इलाज क्या है? क्योंकि वो नहीं समझने के लिए बैठे हुए हैं, उनका इलाज यही है कि उनको रोक दिया जाए, क्योंकि वो बात नहीं समझ पा रहे थे कि योग्यताओं में अंतर। मैंने कहा आपकी ये क्लास है, क्या सारे बच्चे टॉपर हो जाएंगे इस क्लास में? मैं तो रामेश्वर तो समान रूप से पढ़ा रहा है, नहीं हो पाएंगे। उसका कारण क्या बनेगा? एफर्ट। आप व्यक्तिगत एफर्ट कितना लगाते हो, बच्चे के बैकग्राउंड्स क्या हैं, ये सारे अंतर पैदा करेंगे, जिसकी वजह से कोई आईएएस बनेगा, किसी का पीटी भी पास नहीं होगा। जबकि मेरी क्लास के अंदर टॉपर बनने के सारे गुण हैं, तो आप मेरी क्लास से टॉप भी कर सकते हो, और मेरी क्लास में बैठने वाला बच्चा फेल भी होगा। इसमें गलती किसकी है? मेरी नहीं है। आप कैसे पढ़ते हो, ये क्या सोचते हो, इस पर है ये सब। मैंने कहा अब सहमत हो आप? तो बोले कि हाँ। मैंने कहा आगे ध्यान रखिए कि क्या पूछना, कितनी मात्रा में पूछना, और फिर भी अगर 19-20 रह जाता है तो टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, मान लिया जाता है। उसके बाद बाहर आके आपको कि सर मुझे थोड़ा ये लग रहा है, क्या ये मैं सही सोच रहा हूँ? ये साक्षात्कार में भी होता है कि सामने वाला कुछ कह रहा, आप सुन ही नहीं रहे उसकी। ऐसे लोग आप परिवार में भी देख लेना, वो उनकी नेचर हर जगह रिफ्लेक्ट होगी, वो अपनी बात ही मनवाने में रहेंगे। जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। ये गलती लोग करते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। कोचिंग में सारे टीचर वैसे नहीं है जैसे कि लोग समझते हैं कि कोचिंग वाले लोग क्या होते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ये हमें पढ़ा रहे हैं। आपको उनका बैकग्राउंड थोड़ी ना पता सब लोगों का, कि किसने कितना रिसर्च कर रखा है, किसकी क्या भूमिका है, कौन क्या है। तो वही चक्कर पड़ जाता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन, हेलो इफेक्ट कहते हैं। मतलब हेलो इफेक्ट उसको कहते हैं, या तो आप ब्लैक में देखते हो या व्हाइट में देखते हो। एक फ्रेम बना रखा है कि मैं तो ऐसे देखता हूँ इस फिनोमेना को, तो वो गलत है। हेलो इफेक्ट में नहीं आना चाहिए। मतलब सामने वाले को, टू अंडरस्टैंड द ओपिनियंस ऑफ अदर्स इज ऑल्सो डिसेंसी। हिंदू में एक जगह पढ़ा था मैंने, दूसरों के विचारों को समझना भी भद्रता है। तो अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, जैसे आपने कह दिया, ये बात कहाँ से चली, जैसे आपने कह दिया सर जॉबलेस ग्रोथ है, फिर भी आप जीडीपी का लिखा रहे हो कि जीडीपी बढ़ना चाहिए, जबकि आप कह रहे हो कि जॉबलेस ग्रोथ है। अरे भाई, आप मुद्दा ही नहीं समझ पाए।
ये हो सकता है कि जीडीपी बढ़े और रोजगार ना बढ़े, ये हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि रोजगार हो और जीडीपी ना हो। तो आपको पोर्ट की कनेक्टिविटी नहीं पता है, आप कुछ भी कर लो, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना ही पड़ेगा। वितरणात्मक मुद्दा कब आता है? जैसे हम कहते हैं वितरण, अरे प्रोडक्ट, मान लो प्रोडक्शन गलत वितरित है, किसी को ज्यादा किसी को कम है, तो आप ये कह दो कि प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। पढ़ने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या आप ये कहोगे कि पढ़ने से नहीं होता है? हाँ, ये कह सकते हो कि केवल पढ़ने से ही नहीं होता है, ये कह सकते, लेकिन आप ये कहो कि पढ़ा नहीं जाना चाहिए क्योंकि पढ़ने वालों का हो ही नहीं रहा है, ये कौन सा मतलब हुआ? आप एवरेस्ट पे चढ़ते और नहीं कामयाब हो पाते हो तो बिना चढ़े ही चले जाओगे क्या उसके ऊपर? चढ़ना तो पड़ेगा ही। अब ये कि आप नहीं पहुंच पा रही हो उस पीक पे, तो ये तो कोई और बात है इसमें, लेकिन आपको चढ़ना तो पहाड़ पे ही पड़ेगा। तो जीडीपी आधार है, प्रोडक्शन आधार है। हमारे यहाँ बेच नहीं बनेंगे तो मैं इनको कितने दिन चलाऊंगा? कोरोना का तो हमें मालूम था कि चलो एक त्रासदी है और 2-1 साल तक तो हम झेल सकते हैं, लेकिन ऐसा मुझे मालूम चले कि हम नहीं चला सकते इस चीज को, तो फिर मैं कैसे करूंगा इसको? मैं इम्प्लीमेंट तो उसको नहीं कहेंगे, मैं अपने मन से कोई दया दिखा के दे सकता हूँ, तो उसको रोजगार थोड़ी कहते हैं बिना प्रोडक्शन के। इसलिए आपको प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सबसे पहले हमें उत्पादन बढ़ाने पे, इसलिए हमने लिखा है कि त्वरित गति से जीडीपी बढ़ना चाहिए। बात सही है ये, आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, आपको मौका देना है। अभी कुछ नहीं कहूंगा, मतलब आपको कह रहा हूँ कि आपको कोई तर्क देना हो तो दे दो आप मुझे, और सहमत हो तो हम आगे बढ़े। सहमत हो? दूसरा लिखिए। लेकिन रोजगार की अच्छी संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान करके उनके विकास के लिए इसे लिखिए, पहले इंग्लिश में लिखिए, सेक्टर स्पेसिफिक क्षेत्र विशिष्ट नीतियां। उनके विकास के लिए सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज को लागू करना। कल की क्लास याद है आपको? नहीं, परसों की, मतलब हमने आपको कहा गरीबी में भी, गरीबी वाले अध्याय में भी तो आया था कि रोजगार के अवसर कैसे सृजित, तो वहां भी तो पढ़ाया था आपको। 3 एरिया आपको बताए थे, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और श्रम गहन सेवाएं, इंटेंसिव सर्विस। ये 3 तो एरिया हो गए। अब मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें भी फिर आप क्या कर सकते हो? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पढ़ाया आपको? हाँ ना, बोलिए, पढ़ा दिया। ओके, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई भारत में जो रोजगार के ज्यादा अवसर दे सकते हैं। अभी तरीका क्या है? आप कैसे कम में ज्यादा कर लो, कम पढ़कर भी ज्यादा आउटपुट निकाल दो। हाँ, यह हम कह सकते हैं
कि केवल पढ़ने की भूमिका नहीं है, लेकिन पढ़े हुए को ठीक से प्रेजेंट करना भी जरूरी है। ऐसे अब आपने कहा कि भाई मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और ये लेबर इंटेंसिव सर्विसेज पे ध्यान दिया जाए, और मैन्युफैक्चरिंग में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि आदि लगा दो, सारे याद नहीं आते हैं, आदि लगा दो, वो समझ जाएगा। उसको ये भी लगेगा कि शायद वर्ड लिमिट की वजह से ये सब नहीं लिखना चाह रहे। उनको क्या पता है कि इनको कुछ आ ही नहीं रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि, इतना बढ़िया आपके नंबर उठेंगे कि आप मत पूछो। बाकी तो हीरा जवाहरात भी है, वो भी रोजगार, उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, मतलब सूरत वगैरह में डायमंड्स को कट करके लगाते हैं, तो उसमें भी मशीन नहीं होता ज्यादा, मतलब थोड़ी छोटी मशीनें होती है, डायमंड को हाथ से पकड़ के कट करना होता है, लेबर का अच्छा रोल है उसमें, वो भी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग है। टेक्सटाइल्स में भी ठीक ठाक एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और क्या कहते हैं, चमड़े और जूतों में मिलता है अच्छी तरह से एम्प्लॉयमेंट। तो जेम्स एंड ज्वेलरी हुआ, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हुआ, लेदर एंड फुटवेयर हुआ, टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग हुआ, और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट हुआ, हथकरघा, हस्तशिल्प, ये 4-5 लिख दिए आपने। अब इनके ये रोजगार की अच्छी संभावना रखते हैं, तो इनके विकास के लिए इनके जैसी पॉलिसीज लाई जानी चाहिए जो इन्हीं को टारगेट करती है। तो एक आप जीडीपी बढ़ा रहे हो, एक आप क्षेत्र विशिष्ट नीतियां बना रहे हो, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ना फिर। तीसरा लिखिए, देखिए उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए रोजगार और आय के कार्यक्रम, रोजगार और आय के कार्यक्रम, लक्ष्योन्मुखी, लक्ष्योन्मुखी ढंग से चलाना, जो जो ऐसे लिखिए, ग्रोथ की प्रक्रिया से, ग्रोथ की प्रक्रिया से, ग्रोथ की प्रक्रिया से जुड़ नहीं पाते हैं, जुड़ नहीं पाते हैं। अब कई सारे लोग होते हैं जो मतलब आपकी मेन इकोनॉमी, मेरी डॉटर का वही सवाल कि पापा अलग अलग लोग अलग अलग कैसे हो जाते हैं, उन पर विकास क्यों नहीं पहुंच पाता है, क्या चीज होती है। तो मैंने कहा बेटे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेशन, वो इसलिए तो बहुत खुश होती है। पापा आप तो एक वर्ड बोलते हो, एक लाइन बोलते हो, मुझे बहुत मजा आता है, कि अप्रिशिएट भी करती है मुझे, तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है कि इसने हमें अप्रिशिएट किया। तो और वो अप्रिशिएशन तब आएगा जब मैं उसके मन को छूऊंगा, मतलब जब मैं बोलूंगा तो उसको टच होगा, तब वो खुश होगी। और बच्चों को यही चाहिए, मतलब वो इतनी भारी भारी किताबें पढ़ के उनको सारांश निकाल नहीं पाते हैं। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, मैंने कहा बेटे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन सोशल चीज़ों से भी तय होता है। अगर महिला को घर से बाहर नहीं जाना है, पर्दा प्रथा है या कुछ इस तरह की बातें हैं, तो वो तय कर देती है, क्योंकि उसका अगला प्रश्न ये था कि पापा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। मैंने कहा सामाजिक स्थितियां प्रभावित करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ पापा इंफ्रास्ट्रक्चर डिटरमिन्स इट, इट सेम्स इट्स क्वाइट इनोवेटिव पॉइंट विच यू आर गिविंग मी। फिर मैंने पंचमढ़ी वगैरह का एग्जाम्पल देके उनको बताया कि बेटे वहाँ बाल्टर एक्सचेंज हो रहा था, वो उसने बोला था कि पहाड़ के उस पार चलना पड़ेगा, फिर हम लोग जा नहीं पाए थे, तो वो लोग उधर बाल्टर मनी को नहीं जानते हैं, नोट नहीं जानते हैं, सिक्के नहीं जानते, इसका मतलब वो जुड़े नहीं। तो इस तरह के जो लोग हैं,
उनके पास विकास हिस्सा नहीं गया है कि वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो आप उनके लिए लक्ष्योन्मुखी रोजगार और आय के कार्यक्रम चलाइए। लक्ष्योन्मुखी का मतलब ये कि दूसरों को लीक नहीं होने चाहिए, उन्हीं को रहे। तो जीडीपी बढ़ा रहे हो आप, तो जो मेनली इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं तो जीडीपी बढ़ाने से उनको फायदा होगा। क्षेत्र विशिष्ट नीतियां लागू कर रहे हो तो थोड़ी बहुत कमी वहां निकल जाएगी। जो बिल्कुल ही नहीं जुड़ पा रहे हैं उनके लिए आप रोजगार के कार्यक्रम चला रहे हो तो उनको रोजगार वहां दे दो आप। और लिखो अगला पॉइंट, चौथा, लोगों के व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पर ध्यान देना। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पर ध्यान देना। अब ये भी है, आपको कल की क्लास में हमने क्या बताया, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में स्किल्स की कमी भी रहती है। आप सिंपल और हेरेट-डोमर मॉडल आप पढ़ चुके हो। केवल हेरेट-डोमर मॉडल वाज ऑल अबाउट चेंज इन द मशीन्स। कैपिटल पे ज्यादा बात कर रहा था ना, सेविंग करो, फिर पूंजी निर्माण करो, और पूंजी निर्माण करोगे तो मतलब सेविंग की कनेक्शन सीधी ग्रोथ से बता रहा है, एस अपॉन सी आर, याद है, जी इज इक्वल टू एस अपॉन सी आर। लेकिन ये भौतिक पूंजी निर्माण होगा मशीनों से। कई बार राष्ट्र ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि उनका ध्यान मशीनों की तरफ रहता है। तो मशीन चलाएगा कौन फिर? अगर आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्म नहीं कर रहे और मशीनों को फॉर्म कर रहे हो, मतलब मशीनें बना रहे हो, तो मशीन चलाएगा कौन? ये भी एक सवाल है। और जो जानता नहीं है वो मशीन चला नहीं पाएगा, तो वो भी बेरोजगार रहेगा और मशीन भी बेरोजगार रहेगी। हमारे तो इकोनॉमिक्स में हम साधनों की बेरोजगारी पढ़ते हैं और उसकी रेंज बहुत बड़ी होती है, मतलब मशीन भी बेरोजगार हो जाती है हमारी थ्योरी में। वो नहीं चल रही तो बेरोजगार ही है मशीन। साधन को रोजगार देना है ना, उसको काम में लेना है। इतना ही फर्क है कि जो मशीन नाम का साधन है वो मुझसे कुछ नहीं मांगता है, हड़ताल नहीं करता है, उसका कोई लेबर यूनियन नहीं होता है, लेकिन उसको लाके रखना तो सही नहीं है ना। तो उसकी एम्प्लॉयमेंट तो आपको करनी पड़ेगी ना, नहीं तो आपको नुकसान होगा। यही चीज है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आप उनको एजुकेट करो तो फिर उनकी प्लेसमेंट आसान हो जाएगी। अगर आपने इसको सुझाव को नहीं लिखा, आपके 50% नंबर चले जाएंगे। अकेला 50% नंबर लिए हुए है ये सुझाव। अगला लिखिए, पांचवा, भारत के श्रम कानूनों में इस प्रकार परिवर्तन करना इस प्रकार परिवर्तन करना कि उत्पादन की प्रक्रिया में श्रम के अवशोषण को बढ़ावा मिले, श्रम के अवशोषण को बढ़ावा मिले, न कि उसके बहिष्करण को। मतलब उसका बहिष्कार नहीं हो, उसको एब्जॉर्ब करे। भारत के श्रम कानून भी बेरोजगारी फैलाने में भूमिका रखते हैं क्योंकि जॉब देने में दिक्कत होती है। वो
कठोर है श्रम कानून, समवर्ती सूची में आते हैं और राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं। केंद्र ने काफी सीमा तक 4 कोड बना के उनको ब्रीफ किया है, लेकिन फिर भी बहुत चीजें बाकी है। पैराग्राफ चेंज करिए इस प्रकार। भारत में उपर्युक्त नीतिगत उपायों को लागू करके रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। एक ये हुआ, तब जॉबलेस ग्रोथ है या नहीं है, प्लस हम रोजगार के अवसर कैसे बढ़ा सकते। अगला हेडिंग लगे। गिग इकोनॉमी, देखिए मैं बोल रहा हूँ श्रम बाजार का श्रम बाजार का वह उभरता हुआ क्षेत्र, वह उभरता हुआ क्षेत्र जिसमें लोग फ्रीलांस वर्कर के रूप में कार्य करते हैं। पैराग्राफ चेंज करें। इसके अंतर्गत पारंपरिक नियोक्ता नियुक्त एम्प्लॉयर एम्प्लॉई संबंध नहीं होता है। इसमें संबंधित लोग किसी विशेष कार्य
कोष्टक में लिखिए जैसे कि फूड डिलीवरी, रिपेयर ऑफ एसी, क्लीनिंग ऑफ हाउस, आदि। तो किसी विशेष कार्य के एग्जाम्पल दिए। को पोस्ट के बाहर लिखिए को संपादित कहते हैं। जिसका शुल्क निगोशिएट किया जा सकता है। निगोशिएट लिखिए। पैराग्राफ चेंज करिए। इस प्रकार का कार्य किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कोष्टक में लिखिए जैसे कि जोमेटो, कोमा अर्बन, URBAN अर्बन आदि। कोष्टक बंद करिए। किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से या कोष्टक के बाहर लिखिए सीधे किया जा सकता है। या सीधे किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज करिए। इस प्रकार का कार्य करने वाले लोगों को गिग वर्कर्स, ऑन कॉल वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, गिग वर्कर्स, ऑन कॉल वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स आदि नामों से संबोधित किया जाता है। तो ये अलग तरह की एम्प्लॉयमेंट है जिसमें मतलब आप ये गिग उसको कहते हैं, मतलब म्यूजिकल चीज से जुड़ा हुआ वर्ड है ये। मतलब जैसे गांव के अंदर ये, गांव में या कहीं पर भी, खासतौर से गांव का मैं बता रहा हूँ कि जैसे शादियों का सीजन होता है तो ये गांव के अंदर वो निकालते हैं, घुमाते हैं उनको, दुल्हन हो या फिर दूल्हा हो, उनको घुमाते हैं। हमारे राजस्थान में बिनोरी कहते हैं इस तरह का, कोई बिंदोली बोलते हैं, अलग अलग तरह के नाम है। अब वो जो बैंड मास्टर होता है एक, तो
जैसे प्रो मदन लाल नाम के ज्यादा होते हैं और वो बड़ा सा ढोल होता है जिसके ऊपर प्रो मदन लाल या मास्टर मदन लाल ऐसे करके लिखे। मैंने एक बैंड वाले से पूछा, भाई साहब ये प्रो का क्या मतलब होता है तो बोले सब लोग लिखते हुए आ रहे हैं इसलिए हम भी लिखे हुए हैं। मैंने कहा प्रो का मतलब प्रोप्राइटर है। अगर आपको आगे से कोई पूछे कि इस प्रो का मतलब क्या है तो ऐसे मत लगाओ, उनको बताना कि प्रोप्राइटर। मैंने कहा प्रो का मतलब ऐसे प्रोफेसर भी होता है, लेकिन ये जिस तरह से लगाया जा रहा है वो प्रोप्राइटर के हिसाब से, मतलब स्वामी हो आप अपने बैंड के प्रोप्राइटर, इसलिए प्रो होता है। ठीक है। अब वो जब ऐसे करते हैं तो क्या कर, वो कोई परमानेंट बजाने वाले थोड़ी रखते हैं। वो फिर जैसे ही भाई बुकिंग हो गई कि फलानी तारीख को इनके यहाँ शादी है, तो वो जो गांव में बजाने वाले लोग होते हैं उनको बोलता है कि भाई फलानी तारीख को एकादशी के दिन ये वो आपको 5 बजे आना है और 2 घंटे बैंड बजाना है, उसमें तुम्हारा जो भी है ट्रम्पेट वगैरह वो तुम बजाओगे। और जैसे वो काम खत्म हुआ अपने घर चले जाना। यहाँ से गिग शब्द आया। तो उसका कोई स्थायी रोजगार नहीं है, बस वो बजाएगा, उसको पैसा मिलेगा, घर चला जाएगा। लैंप उठाने वाले, ये टेंट वाला कहता है कि भाई वो आदमी कह रहा है कि हमारे इसमें लाइटें होनी चाहिए। गांव के अंदर वो नहीं होते ना पूरी तरह से बल्ब या खंभे नहीं हुए, तो वो कहेगा भाई लैंप उठाने वाले जी, तो वो कहेगा सर सब हो जाएगा इंतजाम। तो वहाँ गांव के बच्चे होते हैं, उनको कहता है कि भाई तुम सबको 50-50 रुपए देंगे, तुम वो लाइट उठा लेना। तो फ्लावर पॉट जैसे होते हैं उनको उठा के वो बच्चे, जब तक वो घूमते गांव के अंदर, तो वो उनको पैसा मिल जाता है, वो अपने घर चले जाते। अगले दिन उनका कोई लेना देना नहीं है। जब अगली बार कोई होगा तो वो फिर बुलाएगा उनको कि बेटे आज भी आना है, आपको 50-50 रुपए मिलेंगे। ये गिग एम्प्लॉयमेंट है। अब आपने कहीं पे नंबर देखा, जस्ट डायल या कहीं फोन कर दिया कि यार मैं हमारी पानी की टंकी है ऊपर, उसको साफ करना है, क्या चार्ज लगेंगे? बोले 500 रुपये लगेंगे पानी की टंकी। आपने बुक कर दिया, वो आ गए ऊपर जाके अपना सारा कुछ करके साफ कर दिया टंकी को, आप 500 रुपये दे दिए, वो चले गए, बस खत्म। ये 500 ने 400 ले लेना, तो ये निगोशिएशन कर सकते हो आप। मैंने वहां लिखा है ना कि निगोशिएट कर सकते। नियोक्ता नियुक्त का संबंध नहीं है। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं आपको रोजगार दे रहा हूँ, आप मेरे अंडर में हो, ऐसा इसमें नहीं है। मैंने बुलाया तो मैं कोई उनका वो नहीं हूँ, मालिक नहीं हूँ, नियोक्ता नहीं हूँ। वो आए काम करके चले गए, मैंने उनको पेमेंट कर दी। ऐसी जैसे हम धुलवाते हैं यहाँ पे हर साल, तो अमित जी बात कर लेते हैं, फिर वो आके अपना बताते हैं कि सर को बोल देना कि इतना चार्ज लगेगा। फिर मैं कहता हूँ कि चलो बुला लो उनको, तो अपना करके फिट करके चले जाते हैं, उनको हम पैसे दे देते हैं। ये कोई नई अनोखी बात नहीं है कि भारत में कोई पहली बार हो रहा है, मतलब। लेकिन ये चर्चा में ज्यादा इस वजह से आया जो ये प्लेटफॉर्म आने की वजह से, जैसे कि जोमेटो वगैरह, ओला उबर भी आएंगे इसके अंदर। मैं तो 2 ही लिखा है आपको कि भाई ज्यादा लिखा के क्या फायदा है, एक इशारा कर दिया। तो जैसे आपकी गाड़ी है भाई, फ्लेक्सिबल एम्प्लॉय, गिग टाइप का एम्प्लॉयमेंट, आप लॉग इन कर लो, गाड़ी निकाल लो, चलाओ। 2 घंटे बाद ही घर से फोन आ जाता है कि इमरजेंसी है, कोई बात हो गई है, आप घर आ जाइए। वो लॉग आउट करके घर पहुंच जाएंगे, अपनी गाड़ी को वहाँ की लॉग आउट कर देगा, अपने घर चला जाएगा। मतलब लॉग आउट करने से उनको ये फायदा होगा कि बार बार वो पैसेंजर्स की वो नहीं आएगी, ट्रिप नहीं आएगी, चले गए। कोई आदमी ऑफिस में काम करता है, और शहरों में तो सोशल स्ट्रक्चर कमजोर ही होता है, कोई जानता ही नहीं। आप ऑफिस से आए कि यार हमें और कमाना है, तो 8 बजे घर से खाना खा के निकले, 12 बजे तक अपनी गाड़ी चला ली, फिर वापस लॉग आउट करके घर चले गए, तो पैसा कमा लिया।
जॉब है ही, मेन जॉब जो है वो है ही। और इस तरह से ये खास तौर से चर्चा का विषय बना जब ये मतलब इस तरह के आने लगे प्लेटफॉर्म्स जो बीच में बिचौलिया का काम करते हैं। अब वो अपना ऐप देते हैं और लोग उसको करके वो करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा उनको देना होता है और इस तरह से चलता है। तो ये इस तरह की जो एम्प्लॉयमेंट है उसको गिग एम्प्लॉयमेंट कहते हो, या ये पूरा जो एक सेक्टर है ये गिग इकोनॉमी कहलाता है। जो भी लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं, इकोनॉमी तो है ही ना, मतलब जैसे वहाँ खर्च भी होता होगा तो इनकम भी आती होगी, तो साधन भी होता होगा, तो एक इकोनॉमी नहीं बन गई अलग से, जिसको आप कह सकते हो गिग इकोनॉमी। ये तो प्रस्तावना था, अगला हेडिंग लगाइए। बढ़ावा देने वाले कारक, कौन कौन से कारक बढ़ावा दे रहे हैं? फर्स्ट लिखिए, डिजिटलीकरण का बढ़ता स्तर। डिजिटलीकरण का बढ़ता स्तर। दूसरा लिखिए, लोगों में अधिक आय अर्जित करने की इच्छा। लोगों में अधिक आय अर्जित करने की इच्छा। तीसरा लिखिए, कार्य में लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। कार्य में लोचशीलता है, फ्लेक्सिबिलिटी। लोचशीलता, कार्य में लोचशीलता। कार्य में लोचशीलता लिखकर पूर्ण विराम लगा दो आप, और उसके पास में लिख दो स्वरोजगार जैसा। ऐसे लिखता है, थोड़ा सा एरो वेरो लगा के स्वरोजगार जैसा लिख दो। मतलब इसकी नेचर स्वरोजगार जैसी है। भाई आपकी दुकान है, आप नहीं चलाना चाहते हो, आज छुट्टी का मन है तो बंद कर दो, आप ही मालिक हो ना उसके। तो स्वरोजगार, आपको लगता है कि 12 बजे खोली जानी चाहिए दुकान, 12 बजे खोल लो, स्वरोजगार में आप मालिक हो। उसी तरह का है। भाई कई बार ड्राइवर नहीं कहते कि सर ऐसा है कि मैं तो नहीं चल पाऊंगा, आपने बुक करा दी और उसके पास चला भी गया, अब वो कह रहा राइड कैंसिल कर दो। पहली बात तो ये कि मैं दूरी पर हूँ तो आपको लेट हो जाएगा, और दूसरी बात है कि मेरी भी इच्छा नहीं है, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे घर जाना था, तो आप इसको कैंसिल कर दो। तो अब उसने मना कर दिया तो कर दिया बस, अभी प्यार से समझा रहा, नहीं तो वो राइड कैंसिल कर देगा, उसको थोड़ा शुल्क लग जाएगा कि भाई आप पहले लॉग आउट कर देना, एक कस्टमर को बुक होने के बाद मना कर रहे हो, या आपको अगर नहीं जाना था तो लॉग आउट कर देते, हमारा रेपुटेशन खराब होता है, कंपनी उस पर वो लगा देगी। लेकिन जो भी है, लेकिन वो अपनी इच्छा से कर सकते हैं, तो ये आसानी पैदा तो करता ही है। तो ये भी बेनिफिट है इसका, गिग टाइप का जो एम्प्लॉयमेंट है। अगला लिखिए, श्रम कानूनों का लागू नहीं हो पाना। तो इस तरह के लोगों से काम कराओगे तो आपको लेबर लॉ आप पे लागू नहीं होगा ना। एक बिजली वाले को परमानेंट यहाँ रखना, एक नीचे, हमारे यहाँ नीचे तो बिजली वाले बहुत सारे बैठे ही रहते हैं, ये वाला मार्केट ही है, हम किसी बिजली वाले को परमानेंट क्यों रखेंगे। मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ, ऐसा कोई सोच के हमने ऐसा नहीं किया है,
कोई चीज होगी तो फोन नीचे अमित जी जाएंगे, बुला लाएंगे किसी को, भाई हमारा एसी नहीं चल रहा, देख लो आप। जब ऐसे लोग हैं तैयार, तो आप लेबर लोग की कोई बात ही नहीं आएगी इसमें। तो ये भी बढ़ावा दे रहा है कि लोग जो डिमांड करते हैं इस चीज की कि ये काम हमारा होना चाहिए, तो वो भी बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई लेबर कानून से हमारा बचाव हो जाएगा अगर हम इसको फॉलो करें। आदि लगा दीजिए, इसके बाद में आदि लगा दो, अगला हेडिंग लगाओ, चुनौतियां। चुनौतियां कह सकते हो, नुकसान बोल सकते हो, जो भी है। चुनौतियां लिखिए, ज्यादा ठीक रहेगा। फर्स्ट पॉइंट लिखिए। कि श्रम बाजार के अनौपचारिकरण को बढ़ावा देता है। दूसरा लिखिए, सुरक्षा संबंधी चिंताएं। इसी में लिखे आगे, आईएलओ के अनुसार, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ के अनुसार इसे लिखिए, ऐप बेस्ड टैक्सी, ऐप बेस्ड टैक्सी क्षेत्र में 83% तथा तथा ऐप बेस्ड डिलीवरी क्षेत्र में 89% मामलों में दुर्घटना, स्वास्थ्य, और सुरक्षा संबंधी समस्याएं देखने को मिली है। थोड़ा उनके साथ मतलब, एक महिला एक बार आया था बीच में, को डिलीवरी देने के लिए आया, बेचारे को उसको पीट दिया और पता नहीं क्या, और बोले कि मतलब इसने ये किया वो किया, इसको उसका पूरा वो कर दिया बेचारे को। तो इस तरह के इश्यूज, या ड्राइवर से बदतमीजी से बात करना, और बहुत बार टैक्सी वालों को मार भी देते हैं, ये सारी चीज़ें। और स्वास्थ्य के इश्यूज भी आते हैं, कोई बीमारियों का कांटेक्ट हो जाना या इस तरह के। तो ये आईएलओ का रिसर्च रहा है कि इनमें इस तरह की चीज़ें देखने को, रोड एक्सीडेंट जैसे कि आप यहाँ दुर्घटना जो मैंने लिखा है, तो वो भी हो जाता है। अब वो कोई एक किसने अभी जोमेटो ने कहा था कि हम 10 मिनट के अंदर आपको फूड डिलीवरी करेंगे। एक पता नहीं क्या चलाया जिसमें 10 मिनट्स में आपको कहीं से भी खाना आ जाएगा। उसका कई लोगों ने विरोध भी किया था, ये जोमेटो से जुड़े हुए कर्मचारियों ने। और उसका कारण ये था कि आप कह तो रहे हो कि 10 मिनट में दे देंगे, लेकिन हम जाएंगे कैसे? अब वो गाड़ी को भगाएगा इधर उधर ये करके, तो इसी में वो एक्सीडेंट हो गया उसका।
10 मिनट्स में फूड डिलीवरी। ये कंपनी ऐसे ऐसे वादे करती है और फिर वो कर्मचारियों पे प्रेशर बनता है जोर से, वो डिलीवर करने जा। अब जो डिलीवरी दे रहा वो गिग वर्कर है, वो उनकी कोई नौकरी नहीं कर रहा है, उनसे जुड़ा हुआ है, वो ऐप के जरिए काम कर रहा है। ऑर्डर आते हैं ना इनको, ऑर्डर आते हैं। आप जब लॉगिन करोगे आपको ऑर्डर आएगा, फिर आप दोगे तो 20 रुपये एक ऑर्डर को देने के, या इस तरह के मिलते हैं उनके, जो भी डिस्टेंस या उसके हिसाब से। लेकिन आप ऐसे भागम भाग होगी तो इसमें तो एक्सीडेंट होना लाजमी है। जो रोड पे चल रहा है कुल मिला के, मेरे पिताजी तो सड़क से भी 10 मीटर इधर चलते थे। बहुत दूर चल, बोले भाई मैं तो, मेरे को डर लगता है। साइकिल भी नहीं चलाते थे। 16 किलोमीटर पैदल चल, मतलब स्कूल जाना। 8 किलोमीटर एक तरफ है, 8 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। मेरे पिताजी का पेट बिल्कुल अंदर तक गया हुआ था, इतनी उनकी हेल्थ सही थी कि पेट में गड्ढा बना हुआ था, जो रामदेव जी वैसे करके दिखाते हैं, वो मेरे फादर के बिना किए ही था। और मेरे से ज्यादा खाना खाते थे मेरे फादर, कोई उनका शरीर इस तरह का था। तो उनको इतना डर लगता था। तो आप रास्ते पे चल रहे हो तो भी आके आपके ऊपर कोई गाड़ी गिर सकती है। तो जो रोड पे चल रहा है उसको तो बहुत भारी दिक्कत है ना इस केस में। तो सुरक्षा संबंधी चिंताएं एक मेजर, बाकी अनौपचारिकरण हो जाता है श्रम मार्केट का, जिसमें आपका कोई वो नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है। सरकार आपको क्या दे, मतलब हमारी सरकार ने कॉर्डन सोशल सिक्योरिटी को इन वर्कर्स के लिए भी बोला है कि हम इसको करेंगे, लेकिन उसमें कोई खास वैसा नहीं है। मिनिमम वेज और दूसरे कानून तो इन पे काम ही नहीं कर रहे हैं। अभी सरकार ने बोला कि गिग वर्कर भी रहेंगे। अब उनको डिफाइन करना, प्रॉपर उनकी पहचान करना, फिर उनको उस तरह के कोड को लागू करना, एनफोर्समेंट बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपके पास कोई रिपोर्ट है ही नहीं। वो एक आदमी जा रहा है, काम कर रहा है, फिर कुछ दिन घर चला गया, फिर आ गया, फिर लॉग इन कर, कैसे पहचानोगे? बहुत मुश्किल है। ये दो मुद्दे इसके अंदर है कि श्रम बाजार का अनौपचारिकरण हो जाता है और ये सुरक्षा संबंधी चिंताएं। अगला हेडिंग लगाइए। महिलाओं पर प्रभाव। लिखिए इस रोजगार को महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल माना गया। पूर्ण विराम लगाइए। एयर इकोनॉमी। एयर इकोनॉमी से जुड़ी होने के कारण एयर इकोनॉमी से जुड़ी होने के कारण उनके लिए रोजगार में लोचशीलता आवश्यक होती है। रोजगार में लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी आवश्यक होती है, जो इस प्रकार के रोजगार में मिल सकती है। लेकिन इस संदर्भ में
इंटरनेट तक पहुंच, इंटरनेट तक पहुंच जरूरी है। भारत में महिलाओं की इंटरनेट पहुंच पर्याप्त नहीं है। पूर्ण विराम लगा के उदाहरण के लिए GSMA मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 लिखिए। GSMA मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में 25% महिलाओं के पास स्मार्टफोन है। पच्चीस प्रतिशत महिलाओं के पास स्मार्टफोन है, जबकि पुरुषों के लिए ये अनुपात 41% है। पैराग्राफ चेंज करिए। गिग इकोनॉमी महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत में निम्न दो बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फर्स्ट लिखिए, महिलाओं की इंटरनेट पहुंच में विस्तार करना। दूसरा लिखिए, महिलाओं की पर्याप्त रूप से सुरक्षा सुनिश्चित करना। महिलाओं की पर्याप्त रूप से सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये गिग इकोनॉमी महिला सशक्तिकरण के हिसाब से सही है। कैरियर इकोनॉमी का मतलब होता है कि महिलाएं जो देखभाल करती हैं वो कहा जा रहा है। ये भारत या दुनिया की किसी भी जीडीपी में शामिल नहीं होता है। हाँ, लेकिन आप अपना बच्चा दूसरे महिला को दे दो
और दूसरे महिला आपकी पत्नी को उसका बच्चा दे दे और दोनों एक दूसरे को पैसे दे दें, तो जीडीपी में काउंट हो जाएगा। अब ये तो गणनात्मक समस्या है, योगदान तो है ही ना। मतलब एक नौकरानी आपके घर पे काम करती है तो जीडीपी में शामिल होता है, और वही नौकरानी से आप शादी कर लेते हो तो वो जीडीपी में शामिल नहीं होता है। आप कहेंगे सर इस तरह का एग्जाम्पल आपको नहीं देना चाहिए था। ये मैंने नहीं दिया, किन्स ने दिया। ये एग्जाम्पल किन्स महोदय ने दिया था, ये बताने के लिए कि जीडीपी मूल्यांकन की सीमा क्या है, क्या कमी रह जाती है, होते हुए भी हम उसकी मापन क्यों नहीं कर पाते। मैं अपने बेटे को ट्यूशन पढ़ाऊं तो जीडीपी में काउंट नहीं होगा, और मैं आपको ट्यूशन पढ़ाऊं तो काउंट होगा। तो पढ़ा तो उसको भी रहा हूं, प्रोडक्शन तो है ही ना। अब बच्चे कहते हैं एक तरह से तो सर प्रोडक्शन, अब इसमें सर क्या करें। ये नियम मैंने तो नहीं बनाया, आप टीचर को कह रहे हो कि सर एक तरह से तो है, ये तो मैं भी एग्री करता हूं कि एक तरह से है, लेकिन नियम बने हुए हैं, उनका उल्लंघन मैं नहीं कर सकता। तो राष्ट्रीय आय के अपने सिस्टम बने हुए हैं, तो उसको पार करके मैं थोड़ी जाऊंगा। मतलब वो ये चाहते हैं कि कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो मार्केटाइज हो, वो ये चाहते हैं। तो ये गिग इकोनॉमी के बारे में था, एक छोटा सा आंशिक पक्ष और है, तो हम कल मिलते हैं, right? के बाद फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।